start with our new exercise, that is end of chapter exercise of chapter 8, predicting what comes next, exploring sequence and progression. तो chapter 8 की end of chapter exercise करने वाले हैं. First question is find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. तो हमें given क्या है कि 11th term जो है AP की A11 is 38 and 16th term of the AP is 73 and we have to find 31st term. 11th term means A plus 10D. A plus n minus 1D का फॉर्मूला लगाया, n क्या है 11, तो A plus n minus 1 यानी 11 minus 1 is 10D. Here also A16 means A plus 15D. Now we have two equations. तो two equations को हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे? Subtracting दो वेरिएबल्स हैं A और D और दो ही इक्वेशंस हैं, तो दोनों की वैल्यू कैसे निकलेगी सॉल्व करके? तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. साइन चीज़ हो जाएंगी सब्ट्रैक्शन में. A माइनस ए कैंसिल आउट, 15 माइनस 10 इज 5D एंड 73 माइनस 38 इज 35. नाउ D इज इक्वल्स टू 35 अपॉन 5 विच इज़ 7. नाउ वी हैव D. तो अब D है तो किसी भी एक इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड में से पुट करके हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 A प्लस 10D इसके इक्वल था 38, पर अब तो हमें D की वैल्यू पता है, तो A प्लस 10 इंटू 7 इक्वल्स टू 38 विच इज़ A प्लस 70 इक्वल्स टू 38. 70 goes to other side becomes minus 70, प्लस माइनस माइनस और ग्रेटर नंबर का साइन. नाउ वी हैव A एंड D. और हमें कौन सी टर्म पूछी थी? 31st. तो 31st टर्म को कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 30D. नाउ A की वैल्यू भी पता है हमें कितनी, माइनस 32 प्लस 30D. D भी पता है 7, सो इट इज़ माइनस 32 प्लस 7 3 21 प्लस माइनस माइनस. तो 31st टर्म कितनी आ गई हमारे पास? 178. सिंपल है, नॉर्मल कैलकुलेशन है. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ डिटरमाइन द AP. इस बार AP बतानी है. हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड हुज सेवन्थ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12. AP बतानी है, तो AP के लिए A और D चाहिए. तो हमने कहा लेट AP भी लेट कर लें. लेट द रिक्वायर्ड AP बी. हमने क्या मान लिया? AP क्या है? फर्स्ट टर्म A है, देन A प्लस B, देन वी हैव A प्लस 2D. तो ये हमने AP मान लिया, ठीक है. A प्लस D, A प्लस 2D. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड टर्म इज 16 यानी A3 16 दिया है. थर्ड टर्म 16 मतलब A प्लस 2D की वैल्यू कितनी है? 16. ऑल्सो सेवन्थ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म. सेवन्थ टर्म जो है वो एक्सीड मतलब फिफ्थ टर्म से कितनी ज़्यादा है? 12. तो सेवन्थ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म. एक्सीड्स का मतलब होता है मोर देन, यानी सेवन्थ टर्म फिफ्थ टर्म से कितनी ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है. तो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है. सेवन्थ टर्म को A प्लस 6D लिख सकते हैं, A5 को A प्लस 4D प्लस 12. नाउ A कैंसिल आउट A या A माइनस A. 6D minus 4D equals to 12 which is 2D equals to 12. D is equals to 12 upon 2 which is 6. Now we have D. तो D की वैल्यू पुट करके A फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन में. 2 इंटू D की प्लेस पर क्या रख देंगे? 6. A plus 12 is equals to 16. So A is equals to 16 minus 12 which is 4. Now we have A and D. और हमें A भी फाइंड करनी थी, तो A भी पता है, D भी पता है. Hence the required AP is, AP क्या है? A यानी 4. Then A plus D यानी 4 plus 6, then A plus 2D 4 plus 2 into 6 and so on. It means AP is 4 10 6 to the 12 plus 4 16. बार बार देखिए तो क्या ऐड हो रहा है? 6 ऐड हो रहा है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 6 है. तो नेक्स्ट टर्म विल बी 22 then 28 and so on. So this is the answer. ठीक है, तो रिक्वायर्ड AP हमारे पास ये आ गई. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7. तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं. तो अगर मुझे AP लिखनी है तो पहले मुझे वो वाला 3 डिजिट नंबर लिखना है जो 7 से डिविजिबल है. सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है? 100. यहीं से स्टार्ट होंगे, क्योंकि इससे पहले तो क्या होगा? 99 तो 2 डिजिट है, तो 3 डिजिट फर्स्ट नंबर क्या होगा? 100. अब 100 तो 7 से डिविजिबल नहीं होता, चेक कर लेते हैं. 7 1 7 और ये 30. 7 के टेबल में 30 तो नहीं आता, बट 7 के टेबल में 35 आता है. तो अगर ये 5 होता तो 7 5 35 के डिविजिबल हो जाता. यानी सबसे पहला फर्स्ट डिविजिबल नंबर क्या है? 105. इसी तरह अगर मुझे लास्ट पता चल जाए तो देखो लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा? 999. पर क्या 999 डिविजिबल होता है? तो चेक करते हैं. 7 1 7 7 4 28. नाउ 19 तो नहीं आता, पर 7 के टेबल में 14 आता है. अगर ये होता तो 7 2 14 हो जाता, अगर ये 9 की जगह 4 होता. यानी लास्ट नंबर भी पता चल गया मुझे क्या होना चाहिए? 994. तो अगर मुझे किसी AP का फर्स्ट नंबर पता है और मुझे उसी AP का लास्ट नंबर भी पता है और 7 से डिविजिबल हो रहा है, तो यानी कॉमन डिफरेंस तो 7 ही हो गया. तो नेक्स्ट नंबर के लिए भी 7 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 112. इसी तरह पूरी AP बन जाएगी. अब मेरे पास AP की फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, मुझे हाउ मेनी यानी n पूछ रहे हैं.
कि इसमें कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो हमने कहा मुझे फर्स्ट नंबर पता है, सेकंड नंबर पता है, लास्ट भी पता है, तो टोटल कितने हैं n फाइंड करना है। तो मैंने कहा मुझे तो अब लास्ट टर्म पता है और फर्स्ट टर्म कितनी है 105, कॉमन डिफरेंस भी पता है कितना है 7, और लास्ट टर्म भी पता है यानी nth टर्म भी इस AP की 994। तो अगर मुझे nth टर्म पता है तो क्या मैं n नहीं फाइंड कर सकती, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, nth टर्म पता है तो a nth का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n हमें नहीं पता, n ही तो फाइंड करना है, पर a पता है 105, n एज इट इज़ d की प्लेस पर 7, तो डिविजिबिलिटी बाय 7 चेक करें। पहले 105 व्हेन गोज टू अदर साइड बिकम माइनस 105 विच इज इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 889, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 889। नाउ 7 जो मल्टीप्लिकेशन में है दैट गोज टू डिवीजन, 7 1 7, 7 2 14, 7 7 49, so n minus 1 is 127, so n is equals to 127 plus 1 which is equals to 128। तो कितने ऐसे नंबर हैं जो डिविजिबल बाय 7 हैं, 128। ठीक है, नाउ अगेन द सेम क्वेश्चन, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो लेट अस सपोज हमें 10 और 250 के बाद बीच में बताना है, तो 10 4 का मल्टीपल नहीं है, 10 के बाद नेक्स्ट क्या नंबर है 11, 11 भी 4 का मल्टीपल नहीं है, देन क्या आता है 12, 12 4 का मल्टीपल है, फिर 12 के बाद 4 ऐड कर दो 16, फिर 4 ऐड कर दो 20 एंड सो ऑन। अब 250 तो 4 का मल्टीपल नहीं होता, तो लास्ट क्या मल्टीपल होगा इससे पहले वाला, तो डिवाइड करके देख लेते हैं डायरेक्ट 250 से, 4 6 24, ये आ गया 10, 10 तो नहीं आता ना, अगर ये 10 की जगह 8 बचता किसी भी तरह तो 4 2 8 हो जाता, और 8 होने के लिए फिर 250 नहीं कितना होना चाहिए 248 होना चाहिए, यानी लास्ट नंबर क्या होगा 248, क्योंकि 250 तो डिविजिबल नहीं है 4 से, उससे जस्ट पहले वाला कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, वो है 248। अगेन हाउ मैनी पूछ रहे हैं, हमें फर्स्ट टर्म पता है 12, कॉमन डिफरेंस पता है 4 क्योंकि 4 से डिविजिबिलिटी की बात हो रही है, nth टर्म पता है 248 और n पूछ रहे हैं, तो nth टर्म 248 है, तो nth टर्म इन एन AP का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म का फॉर्मूला यही होता है a इज़ 12 n माइनस 1 एज इट इज़, d की प्लेस पर क्या रखेंगे 4 इक्वल्स टू 248। नाउ n माइनस 1 इंटू 4 एज इट इज़, प्लस के 12 उधर जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे विच इज़ 236, n माइनस 1 इंटू 4, तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 236 अपॉन 4, 4 5 20, 4 9 36, so n minus 1 is equals to 59, minus 1 goes to other side become plus 1, so n is equals to 60. So how many terms? There are 60 terms. Now moving to next question. Find a GP for which the sum of first two terms is this and the fifth term is 4 times the third term. अब पहले हमें GP में अगर जनरल लेनी है टर्म्स, तो let the first term of GP be A एंड कॉमन रेशो भी R। जो कॉमन डिफरेंस होता है इसमें क्या होता है कॉमन रेशो बी आर। अगर एक जीपी की फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशो आर है, देयरफॉर जीपी क्या हो जाएगी रिक्वायर्ड, फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म क्या हो जाएगी ए आर, देन ए आर स्क्वायर थर्ड टर्म, देन फोर्थ टर्म ए आर क्यूब, फिफ्थ टर्म ए आर 5 एंड सो ऑन, सॉरी ए आर 4 एंड सो ऑन। अब हमें बोला जा रहा है कि फर्स्ट टू टर्म्स का सम -4 है, यानी इन दोनों टर्म्स का सम, फर्स्ट टू टर्म्स का सम यानी ए प्लस ए आर कितना है -4, और क्या बताया फिफ्थ टर्म इज़ 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म जो है वो 4 टाइम्स है किसके थर्ड टर्म के 1 2 3। ध्यान से देखिए, यहाँ से सबसे इजी ये लग रही है इक्वेशन सॉल्व करनी, क्यों ए से ए कैंसिल, आर रेस टू द पावर 4 है और आर स्क्वायर, तो हमने कहा आर रेस टू द पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 2 से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी तो आर स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर आ गया है 4 विच इज़ +-√4, तो आर की वैल्यू या तो +2 या फिर -2, तो आर की 2 वैल्यूज़ है हमारे पास +2 -2, इस इम्प्लाइज या तो आर 2 है या फिर आर -2 है, और क्योंकि ये रेशो है तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, तो दोनों वैल्यूज़ पॉसिबल है। अब हमारे पास दोनों वैल्यू पॉसिबल है, अब आर की वैल्यू 2 रखेंगे तो ए क्या आता है, और आर की वैल्यू -2 रखें तो ए क्या आता है, तो हमने कहा इसमें अगर हम ए कॉमन ले लें तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ए भी तो चाहिए जीपी के लिए, जीपी के लिए ए भी चाहिए और आर भी चाहिए, आर पता है तो ए निकालना है, तो मैंने कहा केस 1 इफ़ आर इज़ 2, अगर आर 2 रखे तो ए 1 + 2 = -4, a × 3 = -4, सो ए आ जाएगा -4/3। केस सेकंड, अगर आर की वैल्यू क्या रखें -2, तो अगर आर -2 है तो a 1 + -2 = 4, प्लस माइनस माइनस, सो a ब्रैकेट -1 = 4 विच इज़ a = -a = -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो a कितना आ जाएगा 4। तो हमारे पास पर्टिकुलर r के लिए a भी अगर r 2 होगा तो a ये होगा, अगर r -2 होगा तो ये, तो हम दोनों तरह से पॉसिबल जीपी लिखते हैं केस 1 के अकॉर्डिंग। केस 1 क्या था, जब r हमारे पास 2 है और a हमारे पास -4/3 है, तो इस केस में जीपी क्या होगी, देखें जीपी a लिखनी है यानी -4/3, a r यानी दिस इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा 4 2 = 8,
देन ए आर स्क्वायर यानी 2 2 ज़ा 4 4 8 ज़ा आर स्क्वायर मानी 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 एंड इसी तरह -32/3 एंड सो ऑन। ठीक है, 4 टर्म्स मिनिमम लिख दी हमने। अब अगर केस 2 है यानी कि आर है -2 और ए है हमारे पास 4, तो उसके अकॉर्डिंग जीपी क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म ए यानी 4, देन क्या होगा ए आर 4 2 ज़ा 8, देन ए आर स्क्वायर ए एज इट इज़ आर स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16, देन ए आर क्यूब सो -32 एंड सो ऑन। सिमिलरली बस हमने जीपी में वैल्यू पुट कर दी है ए और आर की, दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ऑल द पॉसिबल वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग 100 एज द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। सम, पहली बात तो ये ए बी की बात हो रही है जीपी की, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात हो रही है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे कि मैंने कुछ कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिए 4 5 6 7 8 9, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में क्या होता है, हर बार कॉमन डिफरेंस सेम होता है विच इज़ 1, तो ये क्या होती है, एक ए पी। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर से जो बनती है वो क्या होती है, ए पी। अब उन्होंने कहा है कि सारे वेज बताओ जिसमें भी हम 100 को सम ऑफ कुछ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है, इंटीजर्स की बात नहीं हो रही है, पॉजिटिव नंबर्स की बात हो रही है, फ्रैक्शंस की बात नहीं हो रही है। नेचुरल नंबर्स यानी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर लिखने हैं, पॉजिटिव होनी चाहिए और नेचुरल होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसे कितने वेज हैं, तो देखो सबसे ईजी वे क्या है, उनका सम 100 शो करना है। तो हमने कहा पॉसिबल वेज जो हैं उसमें फर्स्ट वे क्या है कि मैं कहूँ कि एक जो हमारे पास ए पी है उसमें एक ही टर्म है, ओनली वन टर्म, वो भी क्या है 100, तो हम 100 का सम जो है इक्वल्स टू 100 लिख सकते हैं। सेकंड क्या पॉसिबल वे है कि मैंने कहा कि एक ए पी में कितनी टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं, और उन्हें लेट मान लिया, क्या, लेट द 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बी, क्या मान ली मैंने 5 कॉन्जिक्यूटिव। थोड़ी सी डिफरेंट ले लेते हैं, तो हमने कहा अगर एक टर्म हमने मान लो x है तो 5 मानिए, उससे पहले वाली क्या होगी x-1 और उससे पहले x-2 और उसके बाद की 2 टर्म्स क्या हो जाएंगी x+1 और x+2, 1 2 3 4 5 हो गई टोटल। अब इनका सम करें अगर हम तो x-2 प्लस x-1 प्लस x प्लस x+1 प्लस x+2, इन सब का सम किसके इक्वल लिखना है मुझे, 100 के इक्वल। अब ध्यान से देखते हैं x प्लस x प्लस x प्लस x, तो ये हो गया 5x और -2 कैंसिल आउट हो गए +2, -1 कैंसिल आउट हो गए प्लस, तो सिंपल हो गया हमारे पास 5x इक्वल्स टू 100 यानी x इक्वल्स टू 100/5 विच इज़ 20। तो यानी टर्म्स क्या होंगी 100 सम और टर्म्स क्या होंगी, देखो x-2 यानी 20 - 2 विच इज़ 18 प्लस 20 - 1 विच इज़ 19, फिर 20 प्लस 21 प्लस 22, यानी इनका सम भी क्या आ जाता है 100। ठीक है, तो हमने एक और तरीका, क्यों हमने ये चूज़ किया, क्योंकि अगर मैं 6 टर्म्स लेती या 7 टर्म्स लेती तो शायद ये फ्रैक्शन कैंसिल आउट ना होता, शायद ये 100 उस 6 से डिवाइड ना होता और फ्रैक्शन आ जाता, लेकिन हमें तो नेचुरल नंबर चाहिए, हमें फ्रैक्शंस थोड़ी चाहिए, हमें तो चाहिए नेचुरल नंबर्स, इसलिए मैंने क्या लिया 5 टर्म्स। सिमिलरली इस तरह ही मैंने 8 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लिए हैं, इस बार कितनी ली हैं 8। सो लेट द 8 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बी, 8 लेनी है तो मैंने कहा x, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, x+6, x+7, 8 हो गई टोटल। अब इनका सम भी कितना लिखना है 100, तो x प्लस x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 प्लस x+5 प्लस x+6 प्लस x+7। नाउ कितने बार x आ गया टोटल, 7 बार तो ये आ गया और एक x और, तो 8x, और इन्हें ऐड करेंगे तो 7 + 3 10 20 28। नाउ 100 - 28 इज 8x, सो 8x इज इक्वल्स टू 72, x इज इक्वल्स टू 72/8 विच इज़ 9 आ गया मेरे पास। तो अब हम 100 को कैसे लिख सकते हैं, अगेन 100 सम को कैसे लिख सकते हैं, x 9 है तो 9 प्लस 9 + 1 विच इज़ 10, then 11, then 12, 13, 14, 15 एंड 16, इन सब का सम भी हमने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का क्या लिख दिया 100। तो हमारे पास कितने पॉसिबल वेज, कुछ पॉसिबल जितने भी वेज थे वो यही थे, 1 टर्म लिख के, 5 टर्म लिख के और 8 टर्म लिख के। सो these are the 3 possible ways of writing 100 as a sum of consecutive numbers. Now moving to next question, which is the number of bacteria in a certain culture doubles every hour. अब ध्यान से देखिए, डबल्स हो रहा है तो ऑब्वियसली डबल्स यानी ट्वाइस, थ्राइस या फिर टाइम्स होता है, तो ये एपी नहीं, हमारे पास ये जीपी होती है। डबल्स हो, ट्वाइस हो, थ्राइस हो, 4 टाइम्स हो, यानी एपी नहीं जीपी की बात हो रही है। अब इन्होंने कहा है नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर डबल्स एवरी आवर इफ़ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली कितने थे, यानी इनिशियली कितने थे, तो मैंने लिखा इनिशियल, पहले मैंने गिवन इन्फॉर्मेशन लिख ली है कि इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने प्रेजेंट थे 30, और बैक्टीरिया हर आवर बार डबल हो रहे हैं, एंड द बैक्टीरिया डबल आफ्टर एवरी आवर, हर आवर में डबल हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर पहले 30 थे तो उन्होंने कहा हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, फोर्थ आवर एंड एनथ आवर। तो पहले हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि अगर 30 थे तो आफ्टर फर्स्ट आवर कितने होंगे, यानी एट द एंड ऑफ
फर्स्ट आर, पहले 30 थे, डबल हो रहे हैं तो 30 इंटू 2 यानी कितने हो गए 60. नाउ एट द एंड ऑफ सेकेंड आर फिर से जितने थे उसके डबल, यानी 60 थे तो 60 के डबल, यानी कितने हो गए 120. फिर एट द एंड ऑफ थर्ड आर जितने थे उसके डबल, जितने थे उसके डबल, यानी कितने हो गए 240. नाउ एट द एंड ऑफ फोर्थ आर, ठीक है, फोर्थ आर पूछा था हमसे, यानी 240 इंटू 2 विच इज़ 480. अब हमें ये तो बिल्कुल सिंपल लगा कि जितने थे उसके डबल कर दो. अब nth आर के लिए कैसे निकालेंगे? तो क्या यहाँ पर कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है? जब भी हमें nth आर के लिए निकालना होता है तो हम पैटर्न देखते हैं. तो ध्यान से देखें, तो क्या मैं 60 पहले डबल हुए 30 का डबल यानी 60, क्या मैं यहाँ 30 इंटू 2 स्क्वायर नहीं लिख सकती इसे? 2 2 4 4 3 12 कि पहले डबल हुए फिर 2 की पावर 2 हो गए, फिर क्योंकि हर बार डबल हो रहे हैं तो इसे भी मैं ऐसे लिख दूँ कि 30 इंटू 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 यानी 8, 3 8 24. इसे भी मैं ऐसे लिख दूँ 30 इंटू फोर्थ आर की बात हो रही है तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16 होता है, 16 3 480. तो हमने एक पैटर्न नोट किया कि फर्स्ट आर था तो 2 की पावर 1, सेकंड आर पे निकालना था तो 2 की पावर 2, थर्ड आर का निकालना था तो 2 की पावर 3, फोर्थ आर निकालना था तो 2 की पावर 4. तो इसका मतलब एट द एंड ऑफ अगर मुझे nth आर निकालना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 30 इंटू 2 की पावर n, क्योंकि जो भी आर का निकालना है 2 की पावर उतना होता जाएगा. सो यही फाइंड करना था nth, फोर्थ एंड सेकंड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ द फोर्थ एंड द 8 टर्म्स ऑफ एन AP इज 24. ओके, फोर्थ टर्म और 8th टर्म का सम है 24 एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, 6th और 10th टर्म का सम है 44. फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स. अब वही फर्स्ट 3 टर्म्स बतानी है AP की. तो लेट द रिक्वायर्ड AP कितनी मान लें, A प्लस D, A प्लस 2D. बेसिकली हमें A और D चाहिए इन दोनों इक्वेशन से. A4 का मतलब होता है A प्लस 3D और A8 का मतलब होता है A प्लस 7D. नाउ A प्लस 8 2A, 3 प्लस 7 10D. तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन. अब ध्यान से देखें, A6 मतलब A प्लस 5D, A10 को ब्रेक करेंगे तो A प्लस 9D. नाउ A प्लस A 2A, 9 प्लस 5 इज 14D. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है. तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, जब भी कोफिशिएंट सेम होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं. इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2 कर रहे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 14 माइनस 10 इज 4D एंड दिस इज 20. तो D आ जाएगा 20/4 विच इज़ 5. अब D 5 है तो किसी भी एक इक्वेशन में रख के A निकाल सकते हैं. तो हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 2A प्लस 10D किसके इक्वल है 24 और D की प्लेस पर अब क्या रख सकते हैं हम 5. सो 2A प्लस 50 इक्वल्स टू 24, 2A इक्वल्स टू 24 माइनस 50, 2A इज इक्वल्स टू नाउ 24 माइनस 50, तो ये हो जाएगा माइनस 6 और 36. नाउ A इज इक्वल्स टू माइनस 26 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू माइनस 13. नाउ वी हैव A एंड D. A भी है D भी है, तो कोई भी 3 टर्म लिखनी है, फर्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है. देयरफॉर फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ APR A क्या है A प्लस D देन A प्लस 2D. A क्या है हमारे पास माइनस 13, A प्लस D मीन्स माइनस 13 प्लस 5 विच इज़ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस के 8. देन A प्लस 2D विच इज़ माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5 विच इज़ माइनस 13 प्लस 10 दैट इज़ माइनस 3. तो AP क्या हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म्स में माइनस 13 माइनस 8 एंड माइनस 3. सिंपल है, बस नॉर्मल कैलकुलेशन है. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन दिस. देखिए हमने जब ये इंट्रोडक्शन में इसके फॉर्मूलाज पढ़े थे तो हमने सम का फॉर्मूला एक तो ये पढ़ा था, सम का फॉर्मूला हमने पढ़ा था n/2 2a प्लस n माइनस 1d. ये तो हमने जनरल फॉर्मूला किसी भी AP के सम का पढ़ा था. लेकिन अगर हम और एक हमने ये पढ़ा था n/2 A प्लस L यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. लेकिन मैंने एक और फॉर्मूला आपसे डिस्कस किया था कि अगर मुझे नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, कभी भी हमें फर्स्ट फ्यू n नेचुरल नंबर का सम निकालना है तो वो होता है n इंटू n प्लस 1/2. तो सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2. और क्योंकि यहाँ नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो हमने कहा हमें पता है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, कितने भी नेचुरल नंबर्स लेने हों तो उनका जनरल फॉर्मूला क्या है Sn का, वो हो जाता है n इंटू n प्लस 1/2. अब बात करेंगे आगे क्या है. फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट द सम ऑफ दिस इज ग्रेटर देन 1000. ये सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1000 होना चाहिए. n की ऐसी कौन सी वैल्यू ले, तो हमें कहा गया है कि ऐसी वैल्यू n की चूज़ करो कि ये ग्रेटर देन क्या हो जाए 1000. ये सम ग्रेटर देन 1000 हो जाए. डिवाइड वाले 2 को उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में चले जाएंगे.
तो 1000 इंटू 2 इज़ 2000, यानी अब मुझे बार बार यहाँ पर एन की वैल्यू ऐसी लेकर चेक करनी पड़ेगी जिससे ये वैल्यू जो है वो 2000 से ग्रेटर आए, बड़ी चाहिए ना, ग्रेटर देन। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, आप बहुत सारी वैल्यू रख सकते हैं, पर आप कौन सी वैल्यू के आसपास रखेंगे ये कैसे पता चलेगा। तो देखो एन इंटू क्या, एन क्या होता है, एन स्क्वायर। अब स्क्वायर उधर सॉल्व करना है तो वो क्या बन जाएगा दूसरी साइड, अंडर रूट। यानी मुझे 2000 के आसपास का परफेक्ट अंडर रूट देखना है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो अंडर रूट ऑफ 2000 जो है स्क्वायर रूट, ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो ध्यान से देखें तो ये आता है हमारे पास 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600। ठीक है, और फिर हमारे पास किसका स्क्वायर देखें हम, 45 का अगर देखें तो वो क्या होता है 4 4 5 20 इंटू 25। तो ये 2000 वैल्यू इन दोनों के पास आती है। ध्यान से देखें 1600 और 2000 वैल्यू 1600 और 2025 के बीच में आती है, यानी 40 के स्क्वायर और 45 के स्क्वायर, और उसमें भी क्लोजर किसके है को 2025 45 के आसपास है। तो मैंने उसी के आसपास की वैल्यू ले ली। मैंने कहा अगर मैं एन को क्या ले लूँ 44, तो ये क्या हो जाएगा इस इक्वेशन में 44 इंटू 44 प्लस 1 विच इज़ 45, जो कि कितना आता है अगर मैं करूँ मल्टीप्लाई तो ये आता है 1980। पर मुझे ग्रेटर देन 2000 चाहिए, मुझे सम कितना चाहिए ग्रेटर देन 2000। ये तो स्मॉलर आ रहा है। अगर मैं n को 44 ले लूँ और इसको ये ले लूँ, ध्यान से देखिए ये एस एन है ना हमारे पास, तो मैंने इस इक्वेशन में ये लिया तो ये आ गया ये। अब S44 क्या हो जाएगा, देखो S44 है n इंटू एन प्लस 1/2, यानी n इंटू एन प्लस 1/2, यानी दिस अपॉन 2 विच इज़ कितना है 990। क्या ये वैल्यू 1000 से बड़ी है, नहीं, तो ये नहीं लिख सकते। सो दिस इज़ नॉट ग्रेटर देन 5, तो रिजेक्टेड। ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी रिजेक्टेड, क्योंकि ये वैल्यू 1000 से ग्रेटर चाहिए हमें। ठीक है, अब अगर नाउ n की वैल्यू 45 ले लूँ, अगर मैं देखो 40 n इंटू एन प्लस 1 45 इंटू 45 प्लस 1 विच इज़ 46, तो वो आ जाएगा कितना 2070 मल्टीप्लाई करेंगे तो, यानी S45 कितना आएगा देखो n इंटू एन प्लस 1/2, यानी दिस बाई 2 विच इज़ 1035। क्या ये 1000 से ग्रेटर आ रही है ये वैल्यू एस एन की, यस। तो थोड़ी सी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू लेनी थी, हैंस क्योंकि ये वैल्यू 1000 से जस्ट ग्रेटर है, क्लोजर और ग्रेटर की बात हो रही है। देयरफॉर क्योंकि ये हमने क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि इट इज़ लेस देन 1000। ठीक है, ये 1000 से छोटी है और हमें 1000 से बड़ी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था ग्रेटर देन 1000 लेनी है, एन की ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे सम ग्रेटर देन 1000 है। देयरफॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन कितनी हो जाएगी 45। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। विच टर्म ऑफ द जीपी इज दिस, इस जीपी की कौन सी टर्म है ये। पहले तो इस गिवन जीपी को लिख लेते हैं। जीपी क्या है हमारे पास 2 8 32 एंड सो ऑन। अब जीपी पता है तो फर्स्ट टर्म जीपी की है 2, कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे A2/A1, यही होता है विच इज़ 8/2 विच इज़ 4, तो R भी है हमारे पास। अब हमें क्या कहा है कि विच टर्म इज दिस, तो nth टर्म कौन सी टर्म AP की ये है, तो nth टर्म इन जीपी का फॉर्मूला होता था ARn-1। ये जीपी की nth टर्म का फॉर्मूला है, या हम कह दें एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। और क्वेश्चन में कहा था हमें किससे फाइंड करना है, ध्यान से देखें, राइट द एक्सप्लिसिट फॉर्मूला एज वेल एज रिकर्सिव फॉर्मूला। एक्सप्लिसिट फॉर्मूले से भी बताओ और रिकर्सिव से भी बताओ। तो हमने कहा एक्सप्लिसिट फॉर्मूला तो ये होता है कि कोई भी टर्म निकालनी है। अब यानी इस हिसाब से एक्सप्लिसिट फॉर्मूला के हिसाब से A2 R की वैल्यू 4 n-1, और ये टर्म किसके इक्वल होनी चाहिए, इसके। हमें नहीं पता ना ये कौन से नंबर की टर्म, तो हमें यही तो फाइंड करना है कि कौन से नंबर की टर्म है। मल्टीप्लाई वाले 2 उधर चले जाएंगे डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 131,072/2 4 n-1। 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 n-1 एज इट इज़, 2 6 ज़ा 12, then 2 5 ज़ा 10, then 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 and 2 6 ज़ा 12। अब पता है कि एक साइड एक्सपोनेंशियल है दूसरी नंबर, तो ऑब्वियसली इसके क्या करेंगे फैक्टर्स, हम इसके फैक्टर्स ही करेंगे। अगर हमें और 4 में चाहिए तो 4 से ही कर देते हैं डायरेक्ट डिवाइड। देखो 4 की पावर नहीं चाहिए तो 4 से कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4, राइट, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 6 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12 और 33 हो गया, 4 8 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16, देन 4 4 ज़ा 16, देन 4 9 ज़ा 36, 4 6 ज़ा 24। ठीक है, नाउ 4 10 ज़ा 40, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4। कुछ मिस्टेक हो रही है क्या यहाँ पर, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, सॉरी 4 5 ज़ा 20 एंड 4 6 ज़ा 24। नाउ अगेन 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4। तो हमने इसे 4 के ही फैक्टर्स में लिख लिया है। ठीक है, और अब देखते हैं कि 4 की कितनी पावर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी ये इसे हम क्या लिख सकते हैं इतने बड़े नंबर को 4 रेज़ टू द पावर 8। और अब हमें पता है कि अगर हमारे बेसिस सेम हैं, अगर हमारे बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं इक्वेट। सो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट
n माइनस वन इक्वल्स टू 8, सो n इज इक्वल्स टू 8 प्लस 1 विच इज़ 9। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया n। अब n हमारे पास आ गया है, तो यानी ये कौन सी टर्म थी, हमसे यही तो पूछा था विच टर्म, तो nth टर्म है ये हमारे पास। देयरफॉर 131072 इज द nth टर्म। अब हमने एक्सप्लिसिट फॉर्मूले का तो यूज़ कर लिया, जो कि हमें ऑलरेडी पता था, जनरल फॉर्मूला है nth टर्म का। अब हमें इसके लिए एक रिकर्सिव फॉर्मूला भी लिखना है, जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन किए थे तब किया था। तो रिकर्सिव फॉर्मूला के लिए क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी। तो फर्स्ट टर्म एस की क्या है हमारे पास 2, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है 2, तो अगर मुझे देखना है तो सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म इस 2 का 4 टाइम्स ही तो है। तो मैंने कहा कोई भी टर्म हो, जनरल टर्म nth टर्म, वो इस फर्स्ट टर्म का क्या है, वो अपनी प्रीवियस का क्या है, अपनी प्रीवियस टर्म का 4 टाइम्स ही तो है। ध्यान से देखें तो ये 4 से मल्टीप्लाई, तो अगर nth टर्म है तो वो 4 टाइम्स ही तो होगी अपनी प्रीवियस यानी n-1th टर्म का, जहाँ पे n की वैल्यू फर्स्ट टर्म है इसलिए। तो ये हम फर्स्ट के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम फर्स्ट के बाद से सारी टर्म्स के लिए बोल रहे हैं। तो फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दोबारा से देखें, फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है, उसके बाद क्या है 2 8 32। तो यानी अगर सेकंड टर्म लिखनी है तो वो कितनी है 4 टाइम्स, थर्ड टर्म लिखनी है तो वो अपनी प्रीवियस की कितनी है 4 टाइम्स, तो nth टर्म लिखनी है तो वो अपनी प्रीवियस यानी n-1th की कितनी है 4 टाइम्स। तो यही होता है रिकर्सिव फॉर्मूला। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of the first 3 terms of GP is this and their product is this. If the common, find the common ratio in the terms. तो पहले तो required GP मान लेते हैं। Let the 3 terms की बात हो रही है, let the 3 terms of GP be। अब अगर हमें कभी भी जनरल GP की या AP की टर्म्स लेनी होती है तो ध्यान से लिखें, कभी भी हमें AP की टर्म्स में कोई रिलेशन बोलते हैं या GP की हमें खुद से लेनी है, तो AP में हम हमेशा क्या इजी कैलकुलेशन के लिए लेते हैं a माइनस डी a प्लस डी, ये 3 टर्म्स लेते हैं। इसी तरह अगर GP में लेनी है तो हम हमेशा ईजियर कैलकुलेशन के लिए क्या लेंगे, a बाई आर a आर। इनके लिए हम ए आर स्क्वायर नहीं लेंगे। जब भी हमें टर्म्स के बीच में ऐसे कभी भी खुद से जनरल लेनी होती है, फाइंड करनी है, तो हम हमेशा यही लेंगे। जीपी में जनरल क्या लेंगे, ए बाई आर ए आर, और एपी के लिए ए माइनस डी ए प्लस डी। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट 3 टर्म्स का प्रोडक्ट ये है, तो हमारी टर्म्स क्या है, ए बाई आर ए आर। फर्स्ट 3 टर्म्स यानी इनका प्रोडक्ट जो है वो कितना गिवन है 13/12, यानी ए बाई आर इंटू ए आर, ये क्या है 13/12, ये है फर्स्ट थिंग। इनका प्रोडक्ट क्या दिया है, अच्छा द सम ऑफ दिस एंड प्रोडक्ट इज सॉरी प्रोडक्ट दिया है -1, मिस्टेक हो गई, ध्यान से रीड करेंगे। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज दिस एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, प्रोडक्ट -1 दिया, सम दिया है 13/12। सम पे भी आएंगे, पहले प्रोडक्ट की बात करते हैं। आर से आर कैंसिल, ए इंटू ए यानी ए क्यूब कितना आ गया -1। अब ए क्यूब -1 है तो इसका मतलब ए भी क्या है, ध्यान से देखें, 1 को भी -1 का क्यूब लिख सकते हैं, -1 को क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो ए कितना आ गया -1। अब मेरे पास ए आ गया, तो अब 3 टर्म्स क्या होंगी, सो द 3 टर्म्स क्या हो जाएंगी, हमने 3 टर्म्स क्या मानी थी, ए बाई आर यानी -1/r, सेकंड इज ए विच इज़ -1, थर्ड इज ए आर विच इज़ -r, ये हो जाएंगी। देयरफॉर द 3 टर्म्स क्या हो जाएंगी ये। अब इनका सम कितना बोला है 13/12, तो इनका सम है 13/12। ध्यान से देखेंगे, -1/r प्लस -1 प्लस -r कितना आना चाहिए 13/12। सो -1/r एज इट इज़, माइनस प्लस माइनस माइनस, ये माइनस के वन कर जाएंगे तो कितना हो जाएंगे +1 हो जाएंगे, ठीक है। और इधर एलसीएम ले लें हम, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा r -1 और -r², एलसीएम लिया बेसिकली मैंने, और यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 13 + 12। ध्यान से देखेंगे, -1 - r² अपॉन r इज इक्वल्स टू 25/12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा -12 - 12r² इज इक्वल्स टू 25r, और इधर 0 करके ये सारी टर्म्स को उधर ले जाएं अगर हम, तो ये हो जाएगा 12r² प्लस 25r ऑलरेडी है, माइनस के 12 उधर जाएंगे तो +12। अब ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिससे मुझे r की वैल्यू चाहिए, r के फैक्टर्स चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे, मैंने कहा 12r² प्लस 25r प्लस 12, r के ऐसे फैक्टर। अब फैक्टराइज कैसे करते हैं तो हमें पता है, लास्ट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ r², इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया 144 के ऐसे फैक्टर जिससे 25 आ जाए, 144 के ऐसे फैक्टर जिनसे 2 × 2 = 16, 2 9 एंड देन 3 3 3 1, इनके ऐसे फैक्टर्स जिससे 25 मिलते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, 2 2 4 2 8 2 16, 3 3 9, और 16 और 9 को ऐड करो तो 25 आ जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर देखेंगे r² प्लस 25r प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो सबसे इजी फैक्टर क्या है इसके, 16 और 9, यानी 16r प्लस 9r लिख लेंगे इसे। और अब फर्स्ट 2 टर्म्स में क्या कॉमन आ सकता है, r और 3 का 4 का टेबल, क्योंकि दोनों 4 में आते हैं, तो 4 3 = 12 और 4 4 = 16। ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो 3 कॉमन ले लेंगे, 3 3 = 9, 3 4 = 12। सो वन फैक्टर इज 3r + 4, अदर फैक्टर इज 4r + 3। यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे हम, ठीक है, और इसे भी, तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी -4/3 और -3/3। अब r एक कॉमन रेशो है तो बोथ द वैल्यूज़ आर पॉसिबल, r कॉमन रेशो है तो बोथ द वैल्यूज़ आर पॉसिबल। नाउ दोनों केस है, अगर r की वैल्यू -4/3 है तो हमारी टर्म्स क्या है, टर्म्स ये हैं, तो टर्म्स क्या हो जाएंगी
ध्यान से देखेंगे, माइनस 1/r माइनस दिस, और 1/r मतलब इसका ऑपोजिट, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा 3/4, -1 तो एज इट इज। सेकेंड इज -r माइनस ऑफ दिस विच इज़ 4/3 विच इज़ 4/3, देखिए -1/r यानी -1/r इसका ऑपोजिट, ठीक है। नाउ इफ़ r की वैल्यू क्या है -3/4, तो हमारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, तो भी देखते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है -1/r यानी इसका नेगेटिव यानी 3/4 और ऑपोजिट यानी 4/3। सेकंड तो -1 ही रहेगी, देन -r यानी इसी का नेगेटिव तो यानी 3/4। तो हमारे पास ये आ जाएंगी 3 टर्म्स ऑफ जीपी। डन। सो दिस इज द आंसर, आइदर दीज आर द 3 टर्म्स और आइदर दीज आर द 3 टर्म्स। और ध्यान से देखें तो ये दोनों सेम ही है, आर की ये वैल्यू लेकर निकालें या ए, आर वही 3 टर्म्स रही हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if the 4th, 10th and 16th term of GP are this and this, find that x plus yz are also in GP. अब वही, let first term of GP be a, फर्स्ट टर्म को a मान लिया एंड कॉमन रेशो भी r, ठीक है। अब उन्होंने कहा है हमें 4th टर्म, 10th टर्म और 16th टर्म। पहले मुझे पता होना चाहिए 4th टर्म क्या होती है। देखो फर्स्ट टर्म क्या होती है a, ठीक है। सेकंड टर्म लिखना होता है तो होता है AR, थर्ड टर्म लिखना होता है तो AR², यानी एक R n-1 हो जाता है, जो भी टर्म लिख रहे हैं R में उससे एक पावर कम आएगी। फोर्थ टर्म लिख रहे हैं तो AR3 हो जाएगा, तो फोर्थ टर्म के लिए यानी AR3, 10th मतलब AR9 और 16 मतलब AR15, ठीक है। और इनकी वैल्यूज कितनी दी हैं x y z, ये x दिया है, ये y दिया है, ये z। हमें ये प्रूव करना है कि x y और z भी किस में है, GP में, दे आर ऑल्सो इन GP। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर 10th टर्म और 4th टर्म को डिवाइड कर दूँ, यानी 10th/4, 10th क्या है y, 4th क्या है x, और दूसरी साइड देखें तो 10th क्या है AR9 AR3, a से a कैंसिल, ये हो जाएगी r की पावर 6, यानी y/x इज इक्वल्स टू r रेज टू द पावर 6। सिमिलरली मैं 16th टर्म अपॉन 10th टर्म की बात कर रही हूँ, रेशो 16th यानी z अपॉन y, ठीक है, यानी AR15 AR9। आपने देखा होगा मैंने ग्रेटर को स्मॉलर से डिवाइड किया है, a से a कैंसिल, ये भी कितना आ जाएगा r की पावर 6, यानी z अपॉन y भी कितना आ गया r की पावर 6। यानी x, अगर मेरे पास ये टर्म्स हैं x y और z, तो y/x का रेशो कितना है r रेज़ टू द पावर 6, z/y का रेशो भी कितना है r रेज़ टू द पावर 6, यानी रेशो तो सेम आ रहे हैं। और अगर किसी 3 टर्म्स में कॉमन रेशो सेम आ रहा है, यानी वो किस में है, GP में, तो देयरफॉर क्योंकि y/x का जो रेशो है वही z/y का रेशो आ रहा है, दिस इम्प्लाइज x y z आर इन GP। कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होने के लिए 3 नंबर्स का रेशो सेम आना चाहिए, तो y/x भी r की पावर 6 आ रहा है और z/y भी r की पावर 6 आ रहा है, यही प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। Now moving to next question, that is question number 13. The sum of first 3 terms of GP is 26 and sum of their squares is this, find the terms of GP. So the first 3 terms अगर हमें GP की लेनी है तो let the, again 3 terms की बात हो रही है, let the, पर इस बार हमें उनके प्रोडक्ट में कोई रिलेशन नहीं दी, तो हम प्रोडक्ट में जब दी होती है तो हम ये लेते हैं ताकि हमें मल्टीप्लाई करके r से r कैंसिल हो जाए, ईजी हो जाए, क्योंकि इस बार प्रोडक्ट में कोई रिलेशन नहीं है। तो लेट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ GP be a AR AR²। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या गिवन है, ध्यान से देखेंगे। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज दिस, यानी हमें इनका सम दिया है 26, यानी a प्लस AR प्लस AR² इज 26। इस पूरी इक्वेशन में अगर हम a कॉमन ले लें तो 1 प्लस r प्लस r² इज इक्वल्स टू 26, ठीक है। नाउ एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज दिस, इनके स्क्वायर्स का सम क्या दिया है हमें, यानी ऑल्सो इनके स्क्वायर्स का सम, यानी a के स्क्वायर प्लस a² r², फिर इसका भी स्क्वायर यानी a² r रेज़ टू द पावर 4। इन टर्म्स के स्क्वायर का सम कितना दिया है 364। यहाँ पर भी हम a² कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस r² प्लस r रेज़ टू द पावर 4 इक्वल्स टू 364। तो अभी तक हमारे पास ये 2 इक्वेशंस हैं और इन्हें सॉल्व करना है, क्योंकि ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो इन्हें ईजी बनाएंगे। कैसे, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर हम ध्यान से देखें तो इक्वेशन 2 है a² 1 प्लस r² प्लस r रेज़ टू द पावर 4 इक्वल्स टू 364। हम इसको क्या इसकी टर्म्स में किसी भी तरह लिख सकते हैं, तो यस, यहाँ पर हमने एक रिजल्ट ध्यान रखना है, ये हमें खुद से ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। दिस थिंग कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ दिस, हाउ, या तो हम इसे अलग से भी लिख के दिखा सकते हैं। 1r² प्लस r4 को हम 2 थिंग्स का प्रोडक्ट लिख सकते हैं, आइडेंटिटी का यूज़ हुआ है बेसिकली। 1 प्लस r प्लस r², 1 माइनस r प्लस r², ठीक है। तो ये आइडेंटिटी से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने कहा इसको मैं ब्रेक करके लिख रही हूँ 1 प्लस r प्लस r² एंड 1 माइनस r प्लस r²। इससे थोड़ा हमारे पास ईजी हो जाएगी कैलकुलेशन। कैसे, अब मैंने कहा कि इस a² को भी मैं ब्रेक कर दूँ, कैसे, a इंटू ए,
एक ए को इसके साथ लिख लिया, एक ए को इसके साथ लिख लिया। क्यों? क्योंकि इतने की वैल्यू मुझे पता है क्या है 26, इतने पार्ट की वैल्यू मुझे क्या पता है 26, तो मैंने इतने पार्ट की जगह क्या लिख लिया 26 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके मैंने इतने पार्ट की जगह क्या लिख लिया 26। इससे क्या हुआ a माइनस 1/r ये आ गया 364/26, और अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 26 1 26, 26 4 104। ठीक है, तो मेरे पास ये आ जाएगा 1a ब्रैकेट 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू 14, और इसे मैंने मार्क कर दिया इक्वेशन 3। अब ये इससे तो थोड़ी इजी हो गई, इतनी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। अब मुझे क्योंकि ए अल्फ़ाबेट या आर में से किसी एक को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो मैंने कहा फर्स्ट इक्वेशन को अगर थर्ड से डिवाइड कर दी, सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन जो कि ये है, इससे मैंने इक्वेशन 1 बाय 3, 1 इक्वेशन यानी ये है, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 3 बोला है ना, इक्वेशन 1 तो इक्वेशन 1 ऊपर लिखी जाएगी और इक्वेशन 3 नीचे। इससे मैंने इसे डिवाइड कर दिया। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, तो ए से तो कैंसिल आउट हो गया ना, 2 7 14, 2 13 26, और अब ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो 7 इंटू 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर एंड 13 इंटू 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर। तो अब सॉल्विंग हो सकती है 7 प्लस 7r प्लस 7r स्क्वायर, और ये हो जाएगा 13 माइनस 13r प्लस 13r स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सब नंबर्स को उधर ले जाएँ, तो 0 इज इक्वल्स टू 13r स्क्वायर माइनस 7r स्क्वायर माइनस 13r माइनस 7r प्लस 13, और ये नंबर भी उधर चला गया तो माइनस 7, तो यहाँ से 13 माइनस 7 इज 6r स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 20r प्लस माइनस माइनस यानी प्लस 6। अब मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है जिसके फैक्टर करके मैं r फाइंड कर सकती हूँ, तो मैंने कहा 6r स्क्वायर माइनस 20r प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर कैसे करेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म, 36 के ऐसे फैक्टर्स, इससे 20 आ जाए, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 एंड देन 3 3 9, 3 1 3। इसके ऐसे फैक्टर्स जिससे मेरे पास क्या आ जाए 20, तो क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखेंगे, ऐसे फैक्टर जिससे मेरे पास आ जाए 20, या फिर हम और इजी कर सकते थे, यहाँ पर हम यहाँ पर 2 अगर कॉमन ले लें तो 2 ईजी हो जाएगा, और 2 3 6, नाउ 0.2 इज 0, सो 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये फैक्टर्स भी ईजी हो गए, कैसे, देखो 3 3 9, और 9 के ऐसे फैक्टर जिससे 10 आ जाए, तो सिंपल है, 9 के ऐसे फैक्टर जिससे 10 आ जाए, तो हमने कहा 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 9 3 3 9, 9 के ऐसे फैक्टर जिससे 10 आ जाए वो क्या है 9 प्लस 1, यानी माइनस के 9 प्लस के 1, माइनस एज इट इज 10 को ब्रेक कर दिया 9 प्लस 1। अब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस r। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में हमारे पास 3r कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ पर हम कुछ भी कॉमन नहीं है, माइनस वन क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ऑपोजिट होता है तो हम हमेशा माइनस कॉमन लेके साइन सेम कर देते हैं फैक्टर्स के, r माइनस 3 और ये हो जाएगा 3r माइनस 1। तो यहाँ से r की वैल्यू 3 और 1/3, 2 पॉसिबल वैल्यू आ गई, इक्वेट करेंगे 0 से तो अब हमें r पता है, हमें क्या फाइंड करना a, तो किसी भी एक इक्वेशन में जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें पुट करके हम a निकाल सकते हैं, पर हमारे पास यहाँ r की 2 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो हम केस लेते हैं, केस 1, इफ़ r इज़ 3, अगर r 3 है तो a क्या होगा, तो हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a इज़ 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल्स टू 26, यही है इक्वेशन 1। अब यानी a इंटू 1 प्लस 3 3 = 9, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 13, तो ये आ जाएगा 26/13 विच इज़ 2। तो टर्म्स क्या हो जाएगी, देयरफॉर जीपी क्या हो जाएगी, जीपी थी a स्क्वायर, a यानी 2, a इंटू r यानी 2 इंटू 3, और a स्क्वायर मतलब r स्क्वायर 3 × 9, 9 × 2 = 18। अब लेते हैं केस सेकंड, अगर हमने r को क्या लिया है 1/3, तो अगेन इस इक्वेशन में लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, तो a 1 प्लस r स्क्वायर 26 है, तो यानी ये हो जाएगा a 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 3 × 9। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा एलसीएम लेके a 13/9 इक्वल्स टू 26 विच इज़ 2 × 9 × 18। ठीक है, और अब इस केस में जीपी क्या बनेगी हमारे पास, a यानी 18, ar स्क्वायर यानी 18 इंटू दिस स्क्वायर, सो 1/3 इंटू 1/3 इंटू 18 दिस इज 6। ठीक है, और इसी तरह आ जाएगा 2, तो इधर ये 3 टर्म्स हैं, ये 3 आज तीनों से सेम ही नहीं टर्म्स। ठीक है, आएंगी सेम ही चाहे आप 2 6 18 बोल दो या आप 18 6 2 बोल दो, सो द 3 टर्म्स ऑफ द जीपी आर दिस। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज p1 p2 इक्वल्स टू दिस फॉर n ग्रेटर देन 2, pn इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ p1 p2 से लेके p8 तक वैल्यूज बतानी है। ओके, रिकर्सिव, कैन यू फाइंड द रिकर्सिव फॉर्मूला फॉर दिस, कैन यू फाइंड द एक्सप्लिसिट। पहले हम देखते हैं गिवन क्या है, p1 दिया है 1 और p2 दिया है 2, और हमें p1 p2 के साथ साथ pn भी दिया है, कितना p1 प्लस p2 प्लस pn-1 प्लस 1 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो स्टार्ट करते हैं, देखो p1 p2 से लेके 8 तक फाइंड करनी थी, p1 ऑलरेडी पता है हमें 1, p2 भी पता है, तो नेक्स्ट क्या चाहिए हमें p3, यानी n की प्लेस पर 3 रख देंगे। अब इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूले में गिवन में n की प्लेस पर अगर मैं 3 रख दूँ, ध्यान से देखें n की प्लेस पर 3, तो 3 - 1 इज 2,
यानी P1 तो ऑलरेडी था और यहाँ पर क्या आ रही है बस P2 और क्या बच रहा है 1, यानी 1 + 1 1, P1 की वैल्यू 1, P2 की वैल्यू 2 और 1 एज इट इज, तो कितना हो गया 4। सिमिलरली अगर P4 चाहिए तो n की प्लेस पर 4, 4 - 1 इज 3, यानी P1 + P2 + P3 और क्या ऐड हो रहा है साथ में 1। फर्स्ट टर्म कितनी है 1, सेकेंड टर्म 2, थर्ड टर्म 4 और 1, तो ये ऐड होकर कितना आ जाएगा 8। ठीक है ना। इसी तरह P5 चाहिए हमें, तो ध्यान से देखेंगे 1 2 5 - 1, देखो P1 + P2, 5 - 1 यानी 4, तो बीच में P3 भी आएगा और P4 + 1। ठीक है, यानी 1 + 2 + 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड का तो लिख दिया, फोर्थ क्या है 8 + 1 यानी कितनी हो गई 16। इसी तरह P6 निकालना है हमें, तो वो क्या हो जाएगा, अगर हम पैटर्न देखें तो 4 निकालना है तो 3 तक जा रहे हैं, 5 निकालना है तो 4 तक जा रहे हैं, 6 निकालना है तो 5 तक जाएंगे, 3 4 और 5 और +1। नाउ अगेन 1 + 2 + 4 + 8 सबकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, +16 और +1 विच इज़ 32। नाउ P7, सो P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6, 7 है तो 6 तक जा रहे हैं और 1 ऐड कर रहे हैं, तो अगेन ये सारी ऐड करेंगे 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 1 विच इज़ 64। सिमिलरली P8 चाहिए तो P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + 1, और देखो 6 तक का सम हमारे पास कितना है, 6 तक का सम यानी P1 P2 P3 अप टू P6, तो वो कितना था हमारे पास 32। 32 में फिर हमने क्या ऐड करना है, P1 P2 P3 P4 P5 P6 7 तक आते हैं हम, तो यहाँ तक हमारे पास 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 ये आ जाएगा 64 और +1 यानी कितना आ गया 128। ठीक है, ये कितना आ गया हमारे पास 128। तो हमारे पास यही फाइंड करना था P1 से लेकर P8 तक। कैन यू फाइंड द रिकर्सिव फॉर्मूला, सिंपल रिकर्सिव फॉर्मूला देखिए कितने आराम से आएगा। एक्सप्लिसिट फॉर्मूला तो ऑलरेडी गिवन है, यही एक्सप्लिसिट फॉर्मूला है। ठीक है, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला को फिर भी जनरल फॉर्म में लिख देंगे हम। रिकर्सिव के लिए क्या करेंगे, देखो रिकर्सिव फॉर्मूला हमें पता होता है, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 1, तो हमने कहा रिकर्सिव फॉर्मूला के लिए फर्स्ट टर्म दी है 1, और जो nth टर्म है वो क्या है, nth टर्म जो क्या है वो क्या हो रही है, ध्यान से देखें, तो पहले क्या थी वैल्यू 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16। अगर आप ध्यान से पैटर्न नोटिस करो, देखो फर्स्ट टर्म क्या थी 1, फिर सेकेंड टर्म थी 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, 32, 64, 128। ध्यान से देखें तो हर बार क्या हो रहा है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स, यानी कि nth टर्म जो होगी वो 2 टाइम्स होगी अपनी प्रीवियस टर्म से। अपनी प्रीवियस से कितना है 2 टाइम्स, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। और अब बात करते हैं एक्सप्लिसिट फॉर्मूला की, तो एक्सप्लिसिट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी जनरल फॉर्मूला। तो कोई भी जनरल फॉर्मूला लिखना है nth टर्म, तो ये क्या चल रहा है ध्यान से देखें, तो ये हमारे पास 2 की पावर n चल रहा है, 2 की पावर चल रही है ना, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर, देखो ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, फर्स्ट टर्म को छोड़ देते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट टर्म 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, तो कोई भी टर्म चाहिए तो उतनी ही 2 की पावर हो रही है। ठीक है, कोई भी टर्म चाहिए तो उतनी ही 2 की पावर हो रही है। ध्यान से देखो, ये है सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवन्थ टर्म। देखो सेकेंड टर्म था तो 2 की पावर 1, थर्ड था तो 2 की पावर 2, फोर्थ था तो 2 की पावर 3, फिफ्थ था तो 2 की पावर 4। ये देख रहे हो कि पावर में एक लेस चल रहा है, जो भी नंबर वाली टर्म है पावर में उससे एक लेस चल रहा है। तो अगर nth टर्म निकालनी है तो 2 की पावर में एक से लेस होगा, यानी 2 की पावर n-1। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। पैटर्न को देखकर बताना था फॉर्मूला, एक्सप्लिसिट हो या रिकर्सिव हो, हमें पैटर्न को देखकर बताना है। एक और इसी के जैसा क्वेश्चन करेंगे, वो है ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सपोज दिस इज 1, दिस इज 2 फॉर n ग्रेटर देन 2। तो देखते हैं, वो फर्स्ट टर्म दी है 1, सेकेंड टर्म दी है 2 और जनरल टर्म दी है W1 + W2 + Wn-2 + 2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ W1 W2 to W8। फिर से 8 तक फाइंड करनी है, तो करते हैं 1 और 2 तो ऑलरेडी पता है, अब 3 n की प्लेस पर 3 पुट करेंगे, तो 1 2 3 - 2 इज़ 1, 3 - 2 इज़ 1। देखिए हम सेकेंड टर्म ले सकते हैं, नहीं कैसे, W1 तो ठीक है। अब बात करते हैं जनरल की, बात करेंगे सीधा, n की प्लेस पर 3 पुट करना है, 3 - 2 मतलब 1, तो सिर्फ क्या आ रहा है इसमें W1 और प्लस में क्या हो रहा है 2। अब W1 क्या था 1 और +2। फोर्थ टर्म 4 - 2 इज़ 2, तो यानी W1 + W2, तो इसकी लास्ट टर्म क्या होनी चाहिए W2 और प्लस में 2। फर्स्ट टर्म कितनी थी 1, देन 2 + 2 विच इज़ 5। फिर W5 की बात करते हैं, तो 5 - 2 इज़ 3, यानी 1 + 2, लास्ट टर्म क्या होगी 3 और फिर क्या हो रहा है +2। W1 कितना था 1 + 2, थर्ड टर्म कितनी थी 3 + 2, तो ये हो गया हमारे पास 8। नाउ W6, तो 6 - 2 इज़ 4, यानी 4 तक जाना है, तो W1 + W2 + W3 + W4 और n में क्या ऐड हो रहा है 2, उसका n से कोई लेना देना नहीं है, वो हर बार 2 ऐड होगा, विच इज़ 1 + 2 + 3। फोर्थ टर्म कितनी आई है 5 + 2, ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 13। नाउ W7 विच इज़ 7 - 2, यानी फिफ्थ तक जाना है, 1 2 3 4 5 और प्लस करना है 2। फर्स्ट टर्म कितनी थी 1,
सेकेंड थी 2, देन थर्ड टर्म 3, देन 5, देन 8, फिफ्थ टर्म क्या है 8, और प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा 21. देन W8, 8 माइनस 2 इज़ n माइनस 2, 8 माइनस 2 इज़ 6, यानी 6 तक जाना है. तो W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5 प्लस W6 प्लस 2. नाउ W1 कितना है हमारे पास 1, इसकी वैल्यू है 2, थर्ड टर्म की वैल्यू है 3, फोर्थ की 5 है, फिफ्थ की 8 है, और सिक्स्थ की वैल्यू है 13. सिक्स की वैल्यू है हमारे पास 13 और देन प्लस 2 विच इज़ 34. ऐड करेंगे तो 34. अब अगर हम ध्यान से देखें देयरफॉर W1, W2, W3, W4 से लेकर W8 तक, तो ये वैल्यूज़ क्या आई हैं 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 एंड 34, ये आई है. अब उन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यूज, ये तो हमने कर लिया. डू यू रिकग्नाइज दिस सीक्वेंस? तो अगर आप इसे ध्यान से देखो तो हमने ये सीक्वेंस पढ़ी हुई है इस चैप्टर में. इसका एक स्पेशल नेम है क्या? देखो आप इन दोनों को ऐड करके 2 + 1 3 आ रहा है, फिर 2 + 1 को प्लस करेंगे तो 3, फिर 2 + 3 5, 3 + 5 8, 5 + 8 13, 13 + 8 21. यस, इस सीरीज़ का नाम क्या था? ये कौन सी है? दिस इज़ द विरहान-का फिबोनाची सीरीज़. दिस इज़ विरहान-का फिबोनाची सीरीज़ या सीक्वेंस. ठीक है, इस सीक्वेंस का नेम तो हमें पता था. ये कौन सी सीक्वेंस है? विरहान-का फिबोनाची सीक्वेंस. सो वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज. एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 8.